आप सभी का मैं स्वागत करता हूं माता कृष्णावंती कॉलेज के बीए प्रथम वर्ष के इतिहास की कक्षा में। हम लोग इस कक्षा में इससे पहले की जो क्लासेस लगी वहां तक काफी कुछ पढ़ चुके हैं और कल का जो हमारा टॉपिक कुषाणों के वंश पर था उस वंश को हम पढ़ चुके हैं। अब उससे अगली जो कड़ी है उसके आगे का जो इतिहास है उसके आगे की जो कड़ी है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, ठीक है, कुषाणों के बाद जो आते हैं तो गुप्त वंश के वंशज आते हैं। अब गुप्त वंश का जो महत्वपूर्ण उनकी तो उपलब्धियां रही हैं भारत के इतिहास की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है। गुप्तों ने श्रीगुप्त होते थे, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी और उनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, उनका एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान है गुप्त वंश में। और उसके बाद समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त जैसे नाम ही समुद्र है तो इतना ही विशाल उनका साम्राज्य था, बहुत प्रतापी महान राजा थे। गुप्तों के बारे में थोड़ी बहुत ये जो हम आज शुरू कर रहे हैं गुप्त वंश के बारे में, उसके अनुसार गुप्त काल को जानने के कुछ स्रोत होते हैं। गुप्त काल के बारे में हमें किस किस चीजों से जानकारी मिलती है, उन जानकारियों में अगर मैं थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूं तो ऐसी जानकारियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो है साहित्यिक सामग्री। अब साहित्यिक सामग्री में जैसा मैंने पहले भी बताया था, साहित्य की सामग्री में जितनी भी प्रकार के ग्रंथ, जितनी भी प्रकार के पुराण स्मृतियां, जो साहित्य होता है जिसमें किताबें, ग्रंथ, पुस्तकें, ये सब चीजें होती हैं, वो साहित्यिक सामग्री होती है। नंबर 2 है पुरातत्व सामग्री। पुरातत्व वो होती है जो किले, महल, स्मारक, ये सब जो चीजें बनाई जाती तो वो सब होते हैं पुरातत्व सामग्री, जिसमें सिक्के और वो सब होते हैं। तीसरी चीजें आती हैं विदेशी यात्रियों के द्वारा जो भी विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं वो आते हैं तीसरे प्रकार में। तो ये ऐसे कुछ प्रकार होते हैं जो यहाँ पर रह के गए होते हैं भारत में, उस समय के भारत को वो अच्छे से जानते हैं, उस समय के भारत को अच्छे से उन्होंने देखा समझा होता है, उसी चीज को वो लिखते हैं और उस लिखने को ही इतिहास के रूप की एक सामग्री माना जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि उनके द्वारा जो विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं वो तात्कालिक समय के होते हैं। उस समय में कैसा था राज्य, कैसे था राजा, कैसी थी प्रजा, किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, वो सब उसमें जानकारियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब अगर इनका जब हमें इन चीजों के बारे में जब पता लगता है तो इन चीजों से बहुत सी जानकारियां, बहुत से स्रोत, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत, साहित्य स्रोत और विदेशियों के विवरण से बहुत सी जानकारियां उनके द्वारा प्राप्त कि गुप्तों के वंश के बारे में होती है। अब बात करते हैं कि गुप्तों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो गुप्तों की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में थोड़ा मतभेद होता है। देखो, लगभग लगभग जितने भी वंशज के बारे में कोई जानकारी होती है, पुरातत्ववेताओं के मध्य में कभी भी वो एक जैसी नहीं होती। कोई पुरातत्व विदेता या इतिहासकार उसे किसी रूप में देखता है तो कोई किसी रूप में देखता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बहुत पहले एक बताया था कि जब कहते कि जब दुनिया सत्य खोजने निकली थी तो सत्य के कहा था कि सत्य को खुद ही खोजा जा सकता है, लेकिन उसके बारे में आप अच्छे से बता नहीं सकते कि वो कैसा है। मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था उसमें कि अंधों के द्वारा जब अंधों को लेके गए कि चलिए हम आपको हाथी दिखाते हैं, क्योंकि जो अंधे होते हैं उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा, जन्म से जो अंधे होते हैं व्यक्ति उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा होता।
तो उनको यदि 4 व्यक्तियों को, वो अंधों को लेके गए थे कि सत्य दिखाने, हाथी दिखाने ले चलते हैं, तो बताइए, अब एक अंधे ने उसकी सूंड को पकड़ा, एक अंधे ने उसके पैर को पकड़ा, एक अंधे ने उसके पेट को पकड़ा, और एक अंधे ने उसको पूंछ को पकड़ा, है ना, एक और थे जिन्होंने कान को पकड़ा। तो ऐसे करके इन्होंने देखा, लेकिन इन सबको बाद में बुलाया और उनसे पूछा गया, बताइए हाथी कैसा था? तो वो कहते कि अरे भाई, वो तो उसके कान को जिसने पकड़ा, वो कहता भाई, वो बहुत बड़ा छाछ होता है ना, जैसे छाछ जिनसे कड़क छानते कहते, उसके जैसा था। लेकिन तभी दूसरे अंधे कहते हैं कि नहीं नहीं, दूसरे अंधे कहता है अरे नहीं, उसका तो खंबे जैसा था क्योंकि उसने उसका पैर पकड़ा था। तीसरा कहता है नहीं, वो बहुत कोई बड़ी आकृति थी, इतना बड़ा, क्योंकि उसने पेट को हाथ लगाया था, तो बहुत बड़ी आकृति लगेगी उसे। चौथा कहता नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल ही झाड़ू के जैसा था, क्योंकि उसने पूंछ पकड़ी होती है। तो सभी के लिए सत्य है। उनको ये तो नहीं कह सकते कि हाथी को छुआ ही नहीं उन्होंने, छुआ था बिल्कुल, वो तो सही कह रहे हैं, हाथी में ये सब चीजें हैं, लेकिन पूरा हाथी नहीं है, पूरा सत्य नहीं है। बस इसी चीज के लिए इतिहासकारों को भी इसी चीज के लिए कहा जाता है कि इतिहासकार इतिहास में जो चीजें हो चुकी हैं उन पर जब वो अपने विचार व्यक्त करते हैं, तब उन विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक होता है। ठीक है, इसीलिए गुप्त वंशी क्यों, कई वंशों के हम पीछे से पढ़ते ही आ रहे हैं, कितने वंशों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। उन वंशों के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी इतिहासकार में एक मत था ही नहीं। कोई कोई किसी को किसी समय का बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई ब्राह्मण बता रहा है, कोई क्षत्रिय बता रहा है। ठीक है, तो भाई गुप्तों के विषय में भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है इतिहासकारों के लिए। गुप्त वंश के वंशजों को कुछ लोग शूद्र कहते थे, उनमें डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जी हैं जो उनको शूद्र कहते हैं। गुप्तों ने अपने अभिलेखों में अपनी जाति का उल्लेख नहीं किया। गुप्तों ने अपनी जो जाति है उस जाति का उल्लेख नहीं किया है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से उन्होंने इस जाति का उल्लेख नहीं किया है। दूसरी बात भाई, इससे ना काशी प्रसाद जी ने ये अंदाजा लगाया कि यदि जाति नहीं बताई तो इसीलिए नहीं बताई हुई क्योंकि वो शायद शुद्ध होंगे। एक नाटक है कौमुदी महोत्सव, इस नाटक में चंद्रसेन को कारस्कार कहा गया है। अब ये कारस्कार क्या होता है, जो निम्न जाति के कार्य करते थे उनको बोला जाता था कारस्कार। ठीक है, तो डॉक्टर जायसवाल के अनुसार कारस्कार तो निम्न जाति के लोग थे, इसलिए जायसवाल जी उसे क्या बताते हैं, चंद्रसेन को चंद्रगुप्त प्रथम मान करके और उसको छोटी जाति के या निम्न जाति का गुप्त वंश के बताया जाता है। ठीक है, डॉक्टर जायसवाल कहते हैं कौमुदी महोत्सव में ये भी लिखा है कि चंद्रसेन तथा लिच्छवियों में विवाह संबंध हुए। अतः चंद्रसेन चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम की बात कर रहा, उस नाटक में कर रहा, तो ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभावती प्रभावती गुप्त हैं, उनके एक लेख में गुप्त सम्राटों का गोत्र धारणी लिखा हुआ है। आज भी अमृतसर में जाटों को धारणी गोत्र से बोला जाता है, तो इसलिए अब जाट लोग उस वक्त भी निम्न जाति में ही थे, आज भी ओबीसी में आते हैं ना, तो वैसी ही स्थिति उस वक्त थी और वो लोग निम्न जाति के माने जाते थे, तो गुप्त लोगों को भी निम्न जाति का माना जाता है। परंतु इन सब इतिहासकारों के ये जो मत हैं इनको स्वीकार नहीं किया जाता। गुप्त अभिलेखों की भांति मौर्य अभिलेखों में भी मौर्यों की जाति का उल्लेख नहीं है, ये एक तर्क दिया गया। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त की तुलना वरुण इंद्र यम से कर दी, देवताओं से कर दी। अब भाई शुद्र हैं तो उनकी किसी प्रकार से तुलना देवताओं से तो नहीं हो सकती, ऐसा डॉक्टर जायसवाल जी कहते हैं। अतः वो लोग शुद्र नहीं हो सकते, ये एक तर्क दिया गया। दूसरी बात, कौमुदी महोत्सव में के चंद्रसेन और चंद्रगुप्त प्रथम से दोनों को मिलाना वो सही नहीं माना जाता।
चंद्रसेन का पिता सुंदर वर्मा इस नाटक में कहा गया है, जबकि चंद्रगुप्त का पिता तो घटोत्कच था। ये घटोत्कच जो है वो भीम के पुत्र वाला घटोत्कच नहीं है, ठीक है। नाम में कंफ्यूजन मत होना किसी प्रकार से। घटोत्कच महाराज अलग थे गुप्त वंश के, और भीम के पुत्र घटोत्कच अलग थे, ठीक है। वो महाभारत काल की बात। चंद्रगुप्त प्रथम का पिता जो घटोत्कच था, तो चंद्रसेन का पिता सुंदर वर्मा था। दोनों के पिता अलग अलग हैं, इसलिए इन दोनों को एक मानना, उनका समीकरण एक स्थापित करना कहीं पर भी सही प्राप्त नहीं होता। कौमुदी महोत्सव में क्या लिच्छवियों को मल्लेच्छ कहा गया है, जबकि ऐतिहासिक तथ्य ये बताते हैं कि लिच्छवी तो मल्लेच्छ नहीं, क्षत्रिय वंशीय शासक थे। तो गुप्त शासक शुद्ध जाति के होते तो लिच्छवी लोग उसे अपनी राजकुमारी का विवाह गुप्तों के साथ नहीं करते, ठीक है ना। तो इसलिए भी वो छोटी जाति के नहीं होते। गोत्र की बात करें तो गोत्र के आधार पर जाति का निर्धारण करना तो अनुचित है। धारण गोत्रीय गुप्तों की समता धारणी जातों से करना सही नहीं है, डॉक्टर P.L. गुप्ता जी ये बात बोलते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को शूद्र नहीं कहा जा सकता, इन लोगों ने ऐसे तर्क दिए। तो इन्हें क्या कहें, क्या गुप्त वैश्य थे? वैश्य मतलब व्यापारी वर्ग। एलन, आयंगर, अल्तेकर, ये ऐसे इतिहासकार हैं जो गुप्त वंशीय लोगों या शासकों को वैश्य जाति का मानते हैं। अब भाई वो लोग वैश्य जाति का क्यों मानते हैं? इसलिए कि स्मृतियों पुराणों के अनुसार ब्राह्मणों को शर्मा, क्षत्रियों को वर्मा, वैश्यों को गुप्त और शूद्रों को दास कहा जाता था, ऐसी मान्यता है। तो गुप्त वंशीय शासकों के नाम के अंत में जो गुप्त लिखा है, इससे ये प्रतीत होता है कि हो सकता है वो लोग वैश्य जाति के रहे हों, ठीक है। परंतु ये कोई तर्कसंगत बात तो नहीं है, ठीक है। गुप्त वंशीय शासक क्या ब्राह्मण थे? डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी जी का कथन है, और उनके साथ कुछ और विद्वानों का यह कथन है कि वो लोग ब्राह्मण हो सकते हैं। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकटक के नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया था, और वाकटक नरेश ब्राह्मण था, अतः गुप्तों को भी ब्राह्मण माना जा सकता है। डॉक्टर राय चौधरी फिर कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त ने अपना गोत्र धारण बतलाया है, जो ब्राह्मण नरेश अग्निमित्र की पत्नी धारणी से संबंधित है। धारण गोत्र उसके पिता का रहा होगा, क्योंकि यह एक ब्राह्मण गोत्र है, तब इसके कारण भी गुप्तों को ब्राह्मण माना जा सकता है। तो भाई ये भी एक तर्क हो सकता है। चौथा बच गया सर पक्का नहीं क्षत्रिय। है क्या? अभी पक्का बता रहा हूँ, सर क्योंकि बाकी कन्फर्म सब नहीं है तो कि? अच्छा। बाकी सब ना अपन इन चारों को पढ़ने के बाद जो लास्ट में निष्कर्ष निकलेगा उसमें बताएंगे कि पक्के ये क्या थे। ओके, ओके सर। ठीक है। गुप्त वंशीय शासक क्या क्षत्रिय थे? चौथा रह गया लास्ट, बस बाकी तीन तो हो गए। पंडित गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, सुधाकर जी चट्टोपाध्याय और डॉक्टर वासुदेव उपाध्याय जो हैं वो ये बोलते हैं कि इनके अनुसार गुप्त वंशीय शासक जो है क्षत्रिय थे। कौमुदी महोत्सव नाटक में सुंदर वर्मन ने चंद्रसेन को गोद लेकर अपना दत्तक पुत्र बनाया था। इस नाटक का सुंदर वर्मन निर्विवाद रूप से क्षत्रिय ही था, तो इस कारण चंद्रसेन जो उसका पुत्र था वो भी अनिवार्य रूप से क्या हो जाएगा, क्षत्रिय ही होगा, क्योंकि हिंदू शास्त्रों के अनुसार सजातीय बालक को गोद लेना उचित था। मतलब अपनी जाति में ही तो उसको गोद ले सकता था ना वो, ऐसा हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा था। तो भाई क्षत्रिय था तो क्षत्रिय ही के पुत्र को गोद लिया होगा, इसलिए क्षत्रिय भी हो सकता है। यदि चंद्रसेन चंद्रगुप्त प्रथम ही है तो इसको हम क्षत्रिय मान सकते हैं। दूसरा तर्क ये है, महाराष्ट्र स्थित धारवाड़ के कुंतल नरेश अपने को उज्जैन नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय का वंशज मानते हैं, ठीक है। अब चंद्रगुप्त
द्वितीय का वंशज मान रहे हैं उज्जैन नरेश को, तो लेकिन वो धारवाड़ के जो कुंतल नरेश थे वो तो क्षत्रिय थे, महाराष्ट्र वाले, तो इसका मतलब उनका वंशज है तो वो लोग भी क्षत्रिय ही होंगे। तीसरा तर्क ये देते हैं इतिहासकार के सूरपुर अभिलेख में गुप्त नरेश महाशिव गुप्त को चंद्रवंशी राजपूत कहा गया है। ठीक है, आपको पता ही होगा ना कि चंद्रवंशी जो राजपूत हैं वो जाति जो चंद्रवंशीय मानी जाती है, सूर्यवंशी भी मानी जाती है। ठीक है ना, इससे स्पष्ट होता है कि पूर्ववर्ती गुप्त शासक क्षत्रिय रहे होंगे। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। लिच्छवी लोग क्षत्रिय वंश के थे, इसलिए सजातीय विवाह के आधार पर विद्वान उन्हें क्षत्रिय वंश का मानते हैं। उपयुक्त सभी तर्कों का अगर अनुसरण किया जाए तो अधिकांश विद्वान गुप्तों को क्षत्रिय वंशी मानते हैं। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे और डॉक्टर पी.एल. भार्गव का कथन है, या उन्होंने ऐसा कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त नरेश क्षत्रिय वंश के ही थे। भारतीय अनुश्रुति के अनुसार, अनुश्रुति होती है कही हुई बात या कोई पुरानी कहानी या किसी जनश्रुति या चलती हुई लोकोक्ति या लोक कथा के रूप में जो बात कही गई है, ठीक है, वो होता है जनश्रुति या अनुश्रुति। गुप्त सम्राट उस अनुश्रुति के अनुसार क्या था कि गुप्त सम्राट क्षत्रिय वंश के थे, उसके विरोध में जब कोई प्रमाण नहीं मिला तो उन्हें क्षत्रिय मानना सबसे ज्यादा प्रामाणिक और उचित है। निष्कर्ष क्या निकला? वो लोग क्षत्रिय ही थे। ठीक है, अब ये तो हमें पता लग गया कि वो लोग किस जाति के थे। देखो, गुप्तों के बारे में जब भी बात आती है तो इनके बारे में भी ये चीजें बताई जाती हैं कि वो किस जाति के थे और उनका मूल निवास क्या था। कुछ लोग उसका मूल निवास कौशाम्बी मानते हैं, डॉक्टर जायसवाल जैसे, क्योंकि कौमुदी महोत्सव में ऐसा माना गया है। कुछ लोग उसका मूल निवास बंगाल मानते हैं। डॉक्टर गांगुली जो कि बंगाल के ही हैं, उन्होंने ये कहा है कि चीनी यात्री इत सिंह ने ऐसा लिखा था कि वो लोग उस समय में श्री गुप्त जो थे वो चीनी यात्रियों के लिए मंदिर बनवाया था और खर्चे के लिए 24 गांव दान दिए थे। ठीक है ना, ऐसा कुछ उन्होंने जब ये लिखा तो जो गंगा किनारे की भूमि नालंदा की, जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया, उस जगह की बात करें तो वो बंगाल के बिल्कुल पास है। इसलिए वो कहते हैं कि हो सकता है कि उन्होंने इस भूमि को दान में दिया हो, तभी वहां पर नालंदा जैसा विश्वविद्यालय बन पाया। ठीक है, वो चीनी यात्री ऐसा बोलते हैं, तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी तीसरा पॉइंट कहते हैं कि क्या वो उत्तर प्रदेश के थे? डॉक्टर जगन्नाथ जी हैं, डॉक्टर डीपी सिन्हा जी हैं, डॉक्टर श्री राम गोयल जी हैं, ऐसे कुछ इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं कि शायद वो लोग उत्तर प्रदेश के स्थान के ही थे। ठीक है, इस बात का भी खंडन होता है कि वो लोग इसके थे कि नहीं थे। मगध को भी माना गया है। एलन आयंगर मुखर्जी, ऐसे कई इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं कि मगध जो है गुप्तों का मूल निवास हो सकता है। इन सब बातों को जब हम लोग देखते हैं तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि गुप्तों का मूल निवास संबंधी प्रश्न विवादास्पद है और कौशाम्बी को गुप्तों का आदि स्थान मान सकते हैं। ठीक है, बाकी आधुनिक शोध के आधार पर अब बात करें तो गुप्तों के मूल निवास को पूर्वी उत्तर प्रदेश और बंगाल की सीमा के पास का माना जा सकता है। पता लगा उनका मूल निवास स्थान? ठीक है, अब बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम तक जो गुप्त थे उनके इतिहास के बारे में। तो गुप्तों का उदय कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, क्या बात बनी और कौन कौन से राजा थे। तो गुप्त वंश की उत्पत्ति और आरंभिक इतिहास के विषय में कुछ जो जानकारी ज्यादा तो नहीं मिलती, लेकिन जो भी उपलब्ध है उससे ये पता होता है कि उनका मूल राज्य मगध के पास था कहीं, लेकिन प्रमाणों के अभाव में पूरा नहीं बता सकते कि कहाँ का था। गुप्तों ने जो अपने अभिलेख, अपनी जिसमें जाति का उल्लेख नहीं किया, ऐसे कई अभिलेख लिखवाए। एकमात्र अप्रत्यक्ष उल्लेख द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय की विवाहित पुत्री प्रभावती गुप्त, जो के वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी, कि पूना ताम्रपत्र में ये मिलता है कि उसने स्वयं को धारण गोत्र का बताया। इसलिए क्योंकि अपन ये पढ़ के आए, अपने को पता है ना इस चीज का,
कि धारण गोत्र था, जाटों से संबंधित था इसलिए माना गया, धारणी मान लिया, नहीं। वकटकों का गोत्र विष्णु वृत्त था, अतः धारण गोत्र गुप्तों का रहा होगा। अग्नि पुराण में धारण गोत्र ब्राह्मणों का बताया गया है, इससे उनकी ये उत्पत्ति एक तरह से मिलती है कि ये लोग ब्राह्मण कुल के हो सकते हैं, लेकिन वैवाहिक संबंधों के आधार के ऊपर क्षत्रिय वंशीय उनको माना गया। अब उनके शासकों की बात करते हैं। चलो, इन सब मैटर से हमें ये कई चीजें पता लगी हैं। एक तो उनके स्रोतों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, एक उनके मूल निवास के बारे में, एक उनकी जाति के बारे में। ये तो थे गुप्त वंशों का शासन कब कैसे प्रारंभ हुआ था। पहला शासक कौन है जिसने इसकी स्थापना की, गुप्त वंश की, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला शासक था भाई श्रीगुप्त। किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए श्री, है ना, श्री का अनुसरण किया जाता है। श्री मतलब लक्ष्मी होती है, तो उनका अनुसरण किया जाता है। तो गुप्तों ने श्रीगुप्त जो थे शासक, गुप्त वंश के पहले शासक थे और उनके संस्थापक शासक माने जाते हैं। अभिलेखों में उसे महाराज की उपाधि दी गई है, ठीक है, राजा नहीं बल्कि महाराजा। इस आधार पर कुछ विद्वानों के अनुसार वो कोई साधारण सामंत या राजा नहीं था। साधारण सामंत या राजा नहीं था, तभी तो महाराज की उपाधि भी ली है उसको, ठीक है। तो सर्वोच्च शक्ति का अस्तित्व इस काल में दृष्टिगोचर तो नहीं होता। मतलब ये कह रहा है कि इसके समय में ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा कि ये कोई महाराज स्वतंत्र है, ठीक है, किसी के अधीन हो सकते हैं ऐसा माना जाता है। लेकिन महाराज शब्द का प्रयोग होया है तो छोटे क्षेत्र के लिए तो नहीं है, छोटे क्षेत्र के लिए नहीं, बड़े क्षेत्र के लिए है। और परतंत्र राजाओं के लिए महाराज शब्द का प्रयोग नहीं होता, इसलिए इसको स्वतंत्र मानना उचित होगा, ठीक है। नंबर 2, घटोत्कच। घटोत्कच को गुप्त प्रलेखों में श्रीगुप्त का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी बताया जाता है। उसकी पदवी भी महाराज ही थी, श्रीगुप्त की पदवी महाराज थी। और चंद्रगुप्त महाराज की थी। इससे पता चलता है कि उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि ज्यादातर नहीं हुई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता के जो अभिलेख हैं, देखो जिस चीज के अभिलेख मिलते हैं, जिसने लिखवाए हैं, उसका बार बार उल्लेख होना स्वाभाविक है, क्योंकि सारी जानकारी तो इन्हीं चीजों से प्राप्त होती है ना। तो इसलिए इस प्रभावती का वर्णन बार बार आ रहा है और आता रहेगा, क्योंकि इसका अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण था, ठीक है। पहली बात तो इसकी गोत्र इसमें लिखा हुआ था, दूसरी बात किस राजा से इसकी शादी हुई वो भी लिखा हुआ था। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए बार बार इसका वर्णन आता रहेगा। प्रभावती का जो अभिलेख था उसमें घटोत्कच को प्रथम गुप्त राजा कहा गया है। घटोत्कच किस प्रकार गुप्त वंश का संस्थापक समझा जाने लगा यह बताना तो संभव है नहीं माना जाता, किंतु राजवंश के घटोत्कच को वैशाली से प्राप्त कुछ मुहरों में उल्लिखित घटोत्कच गुप्त समझना भी ठीक नहीं था। घटोत्कच गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में उस प्रांत का प्रमुख था जिसकी राजधानी वैशाली, यानी वैशाली के ही थे ये लोग, इसलिए इन्हें महाराज कहकर केवल कुमार माते भी कहा जा सकता है। घटोत्कच को भी महाराज ही कहते थे, श्रीगुप्त को भी महाराज ही कहते थे, लेकिन इनके इन उपाधियों से ये पता नहीं चलता कि वो लोग पूर्णतः स्वतंत्र थे अथवा किसी अन्य राजा के अधीन थे, ठीक है। नंबर 3, यानी कि श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच और घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक बनता है और उसका पुत्र उसका उत्तराधिकारी है चंद्रगुप्त प्रथम, पहला चंद्रगुप्त। अच्छा, ये चंद्रगुप्त वो चंद्रगुप्त मौर्य वाला नहीं है, ये गुप्तों का चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त मौर्य वाला चंद्रगुप्त अलग है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार से कंफ्यूज मत होना कि यार ये नाम दोबारा कैसे आ गया। ये बिंबिसार बिंदुसार वाला नहीं है, ये दूसरा है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त ये अलग है और वो चंद्रगुप्त अलग है। वो चंद्रगुप्त मौर्य है और ये चंद्रगुप्त है, ओके। चंद्रगुप्त प्रथम जो है घटोत्कच का पुत्र है और उसका उत्तराधिकारी है। श्रीगुप्त घटोत्कच को केवल महाराज कहा जाता था, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज कहा जाता था।
महाराजाधिराज का मतलब कि वो एक गुप्त वंश की सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का उत्तराधिकारी है। इसका मतलब कि वो एक स्वतंत्र राज्य का राजा है। अब से पहले नहीं पता लग रहा था कि वो स्वतंत्र है कि नहीं है, किसी के अंडर वर्क कर रहे हैं, लेकिन इसकी इस उपाधि से ये ज्ञात हो जाता है, महाराजाधिराज की उपाधि से, कि इसने अपनी शक्ति को बढ़ाया था, इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया था, इसलिए इसको महाराजाधिराज की उपाधि प्रदान की गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की अगर बात कर लें तो सबसे पहली तो थी लिच्छवियों के साथ उसका वैवाहिक संबंध स्थापित करना। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिसकी पुष्टि उसकी स्वर्ण मुद्राओं और प्रयाग प्रशस्ति से होती है। ये प्रयाग प्रशस्ति कहाँ लिखी, किसने लिखी? ये समुद्रगुप्त के टाइम की है। जब वो समुद्रगुप्त के समय आएगा तब इसके बारे में चर्चा आराम से करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रयाग प्रशस्ति। चंद्रगुप्त प्रथम की स्वर्ण मुद्राओं के मुख्य भाग पर राजा और रानी के चित्र अंकित हैं। चंद्रगुप्त और कुमार देवी का नाम उस पर लिखा हुआ है। ये तो हो गया आगे का भाग। अब सिक्के के पीछे क्या है? पीछे के भाग पर शेर यानी सिंह, सिंह मतलब शेर, वो बाघ नहीं, सिंह यानी बब्बर शेर। सिंह के ऊपर बैठी देवी के नीचे लिच्छवय लिखा हुआ है। ठीक है, लिच्छवय का मतलब होता है कि लिच्छवियों की कुल देवी। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। लिच्छवियों का दोहित्र यानी लिच्छवियों की लड़की से लड़की का जो लड़का है वो दोहिता हो गया ना। अपनी भाषा में तो अपने दोहिता ऐसे बोल देते हैं, हिंदी में इसको लिच्छवी दोहित्र दोहित्र कहा जाता है, लिच्छवियों की लड़की का लड़का। तो ऐसा प्रतीत होता है कि लिच्छवियों ने, अच्छा समुद्रगुप्त इसके बाद है भाई, ध्यान रखना, इसलिए कह रहे हैं। लिच्छवियों ने वैशाली के साथ अपना प्रदेश चंद्रगुप्त को दे दिया था। मगध का कुछ भाग जीतने में उसकी सहायता भी की थी। ठीक है, लेकिन चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र पर अधिकार नहीं कर सका। इस विवाह का गुप्तों के लिए बहुत महत्व था। इससे न केवल गुप्तों को राजनीतिक लाभ हुआ बल्कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई, और लिच्छवी एक प्राचीन और प्रतिष्ठित क्षत्रिय वंशीय थे। इसलिए गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण के समय बताता है कि इसका समय क्या था। इसका जो समय था वो था 320 ईस्वी सन। ठीक है, 320 ईस्वी सन। हम वहां पर लगभग 100, 125, 150 के करीब छोड़ के आए थे। बीच में कुछ राजा थे, उत्तराधिकारी थे जो कमजोर थे, उनके बारे में ज्यादा वर्णन नहीं किया जाता। उसके बाद तुरंत जो सबसे बड़ा वंश है उसकी ही चर्चा की जाती है। 320 ईसा पूर्व, सॉरी 320 ईस्वी सन के अंदर ये इसका राज्यारोहण हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का। ठीक है, और इससे पहले घटोत्कच और उससे पहले श्रीगुप्त। ओके, चंद्रगुप्त प्रथम इस समय अब राजा बन गया है। पुराणों और प्रयाग प्रशस्ति के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि उसके काल में गुप्त साम्राज्य में प्रयाग जनपद से लेकर पूर्व में मगध और बंगाल के भी कुछ भागों तक, दक्षिण मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्वी भाग तक इसने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। इसके अंतर्गत अब वत्स जनपद थे ना, जो अपन जनपद पढ़ के हैं 16, उनमें वत्स, कौशल जिसमें साकेत वगैरह प्रयाग वगैरह थे, और बिहार का दक्षिण पश्चिम, क्या, हेलो, कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, चैट करिए प्लीज, बोलिए मत, माइक ऑफ रखिए। बिहार, पश्चिम उत्तर, बिहार का जो पश्चिम और उत्तर का प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी भाग, वो सारे का सारा इसके अंडर था, यानी कि ये वहां तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। ओके, डॉक्टर मजूमदार जी कहते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में यह कहना सबसे ज्यादा सही है कि उनका अधिराज्य इतना बड़ा हो गया था कि अब उनको महाराज की जगह महाराजाधिराज की उपाधि से नवाजा गया।
उसके पुत्र के लिए भी यह संभव हो सका कि अब वो एक विजय अभियान पर निकले और शक्तिशाली साम्राज्य की नींव डाल सके, क्योंकि अब वो एक स्वतंत्र राजा था, इसलिए वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। करेगा ही, सम्राट यार, खुद हम स्वतंत्र राजा हो जाते हैं तो हमारा सबसे पहला यही दायित्व होता है ना, एक तो प्रजा ठीक रहे प्लस हमारा राज्य बढ़ता रहे। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र हो गया समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में अलग से पढ़ेंगे, बहुत बहुत बेहतरीन राजा था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र शासक बन गया। महान और शक्तिशाली राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य है, इसको वो देके गए थे। तो आज हम गुप्त वंश की बात करें तो हमने गुप्त वंश के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है। गुप्त वंश के बारे में हमने ये जानकारी प्राप्त कर ली है कि गुप्त वंश किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, किस प्रकार से गुप्त वंश को उसकी क्या जाति रही, उसका मूल निवास क्या था। वो मूल निवास मतलब सर्टिफिकेट मूल निवास नहीं, मूल निवास कहाँ के थे ये लोग, वो चीज, ठीक है। और इनका राज्य कैसा था, कैसे स्टार्ट हुआ, प्रारंभ कहाँ से हुआ। गुप्त वंश का जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त के बाद उनका पुत्र घटोत्कच राज्य करता है। इन दोनों की ही उपाधि महाराज थी, और दोनों की उपाधि महाराज थी। और इनके बाद जो चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं उनकी उपाधि महाराजा धीराज थी। महाराजा धीराज की उपाधि से ये ज्ञात होता है कि ये एक स्वतंत्र राज्य के राजा थे, ना कि किसी और राज्य का सामंत या वजीर जैसा नहीं थे ये लोग, ये स्वतंत्र थे। और इन्होंने जो स्वर्ण सिक्के चलाए उसमें राजा और रानी की आकृति थी, पीछे सिंह पर बैठी देवी का चित्र था, जिसमें लिच्छवी लिखा हुआ था कि लिच्छवियों की माता कुल देवी हो सकती है। तो इससे ये जानकारी प्राप्त होती है कि ये वो थे, क्या कहते हैं, लिच्छवियों के दोहित्र थे। और इसके बाद आता है समुद्रगुप्त। यहाँ तक तो हमने हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा। समुद्रगुप्त का हम समुद्रगुप्त की चर्चा हम कल करेंगे। समुद्रगुप्त के बारे में, उसकी उपलब्धियां, उसके द्वारा जीते गए जितने प्रदेश हैं उसके बारे में, और उनके द्वारा जो हरिसेन ने जो लिखा था समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, उसके बारे में चर्चा विस्तार से करेंगे। उनके द्वारा बनाए गए स्थापत्य कला के बारे में विचार करेंगे। ठीक है, आज के लिए क्लास इतनी काफी है। थैंक यू।